जिले में धारा 144 लागू होने के बाद बिना वैध अनुमति के रैली निकालकर धारा 144 का उल्लंघन किए जाने के मामले में कोतवाली पुलिस के द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 के प्रत्याशी कंकर मुंजारे, राजा लिल्लारे, ओमकार माहुले, विनोद पांडव, मनोज सय्याम, रामदयाल रांगडाले, रवि कुथे सहित 40 से 50 समर्थकों के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के चलते जिला बालाघाट में 9 अक्टूबर 2023 से धारा 144 लागू थी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 के प्रत्याशी कंकर मुंजारे के द्वारा लोकतंत्र बचाओ मार्च के संबंध में अनुमति चाही गई थी, किंतु कानून व्यवस्था के दृष्टिगत प्रत्याशी कंकर मुंजारे के द्वारा पेश किए गए अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया गया था। किंतु आवेदन निरस्त किए जाने के बाद 2 दिसंबर को 2 बजे प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने अपने 40-50 समर्थकों के साथ बिना वैध अनुमति के एक रैली राम मनोहर लोहिया चौक से निकाली गई, जो हनुमान चौक से मेन रोड मार्केट होते हुए कालीपुतली चौक, अवंतीबाई चौक से होकर वापस कालीपुतली चौक, अंबेडकर चौक से होते राम मनोहर लोहिया चौक में समाप्त की गई। जबकि 9 अक्टूबर 2023 से जिले में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू था, जिसके अनुसार बिना वैध अनुमति के जुलूस में रैली इत्यादि निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया था। किंतु प्रत्याशी कंकर मुंजारे और उनके समर्थकों के द्वारा उक्त रैली बिना अनुमति निकालकर उक्त आदेश का उल्लंघन किया गया था। प्रत्याशी कंकर मुंजारे और उनके समर्थकों के द्वारा 144 के उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की जाने हेतु भूपेंद्र अहिरवार तहसीलदार कार्यपालिका दंडाधिकारी के द्वारा सिटी कोतवाली बालाघाट को पत्र लिखा गया था। इसके पालन में कोतवाली पुलिस ने प्रत्याशी कंकर मुंजारे बालाघाट, राजा लिल्लारे खैलांजी, ओमकार माहुले ग्राम कोसमी, विनोद पांडव बैहर, मनोज सय्याम बैहर, रामदयाल रांगडाले मकरदर्रा, रवि कुथे राजेगांव सहित 40-50 समर्थकों के विरुद्ध धारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जिसकी जाँच की जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 6 दिसंबर से प्रारंभ की गई। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित करवाई गई। वाराणसी विकास खंड के सभी स्कूलों में परीक्षा आयोजित कराई गई। इसमें नगर के शासकीय कमला नेहरू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से प्रथम पेपर संपन्न हुआ, जिसमें प्रथम पाली में सुबह 9 से 12 बजे तक कक्षा 9वीं और 10वीं की परीक्षाएं आयोजित कराई गई, जिसमें अंग्रेजी विषय का पेपर हल किया गया। कक्षा 9वीं में दर्ज संख्या 120 परीक्षार्थियों में से 117 परीक्षार्थी उपस्थित, 3 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार कक्षा 10वीं में 81 परीक्षार्थियों में से 79 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, 2 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसके बाद दूसरी पाली दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें कक्षा 11वीं के 141 परीक्षार्थियों में से 140 परीक्षार्थी उपस्थित, कक्षा 12वीं के 80 परीक्षार्थियों में से 80 ही परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जिन्होंने आर्ट और कॉमर्स विषय के परीक्षार्थियों ने अर्थशास्त्र, विज्ञान विषय के परीक्षार्थियों ने भौतिक शास्त्र का पेपर हल किया। मंगलवार को कायाकल्प अभियान के तहत निरीक्षण करने जिला अस्पताल पहुंची टीम के निरीक्षण के दौरान लाइट गुल होने, निरीक्षण के दौरान एक कर्मचारी से ऑक्सीजन सिलेंडर न खुल पाने और करीब 5 घंटे तक बिजली गुल रहने के चलते सीटी स्कैन के मरीज को हुई परेशानी आदि को लेकर पद्मेश 24/7 और बालाघाट एक्सप्रेस अखबार के माध्यम से इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित भी किया गया था। जहां इस खबर का संज्ञान लेते हुए नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर नगरपालिका सभापति व पार्षदों के साथ बुधवार को जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं जिला अस्पताल में उपचार के नाम पर पैसों के लेन देन सहित अन्य मुद्दों को लेकर अस्पताल प्रबंधन से चर्चा भी की। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने अस्पताल के निरीक्षण के बाद वहां की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। उसके तुरंत बाद उन्होंने जिला अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बिजली गुल होने, कर्मचारी को ऑक्सीजन सिलेंडर खुलते नहीं आने, उपचार के लिए रुपए लेने के साथ ही अन्य समस्याओं पर जिला अस्पताल प्रबंधन का ध्यानाकर्षण कराया, जिसको लेकर उन्होंने मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे और सिविल सर्जन डॉक्टर संजय बड़गांव सहित अन्य चिकित्सकों से बातचीत कर इसमें सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं ट्रामा सेंटर में प्रसव के लिए रक्त यूनिट में रक्त के लिए रुपए लिए जाने के साथ ही नगरपालिका के ही एक कर्मचारी को श्वान के काटने पर रेबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए रुपए मांगे जाने की शिकायत पर सिविल सर्जन ने जवाब देते हुए कहा कि ट्रामा सेंटर के लिए उनके द्वारा निगरानी समिति बनाई गई है जो निगरानी रखे हुए है, लेकिन समस्या तो यह है कि शिकायत तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन कार्रवाई के लिए कोई आगे नहीं आता। लिखित में शिकायत न मिलने के चलते कार्रवाई करने में दिक्कतें होती है।
वे रक्त के लिए रुपए लेने देने की शिकायत पे नज़र रखी जा रही है। रेबीज के इंजेक्शन के लिए रुपए मांगे जाने पर सिविल सर्जन ने कहा कि रेबीज के इंजेक्शन उनके पास पर्याप्त है और सर्जिकल वार्ड में ही लगाए जाते हैं। ऐसे में इसके लिए रुपए मांगे जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी हम इस पर नज़र बनाकर रखेंगे। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो काफ़ी लंबे समय से लोगों की परेशानियां बनी हुई थी और ऐसे कुछ लोग जो नगर पालिका में भी उस शिकायतों को लेकर आए और नगर पालिका के कर्मचारी के द्वारा भी कुछ शिकायत की गई, तो उसी संबंध में मैं अपने पार्षदों के साथ, सभापति के साथ यहाँ जिला चिकित्सालय में उसका निरीक्षण करने आई और स्वयं मैंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। क्या शिकायतें थी? कुछ डिलीवरी पेशेंट्स को लेके शिकायत थी महिलाओं की कि पैसे लिए जाते हैं और उसके लिए मैंने स्वयं आदरणीय डॉक्टर धबड़गांव जी से, मनोज पांडे जी से बात की, जिसके लिए उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि उनकी जो एक निगरानी समिति बनी हुई है वो प्रॉपर इस व्यवस्था पर निगरानी बनाए हुए है। अगर कभी ऐसी किसी भी प्रकार की शिकायत पाई जाती है तो वो खुद इस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और पहले जो कुछ हुआ भी होगा, लेकिन अभी वर्तमान में सारी स्थितियां अच्छी चल रही हैं और उन्होंने इस बात के लिए भी हमें आश्वस्त किया है कि आपको अगर कोई इस प्रकार की शिकायत करता है तो कृपया उस शिकायतकर्ता का फेस आप सामने लाएं और वो लिखित में शिकायत करें और स्वयं सामने आकर शिकायत करें। जैसे कि आपका एक खुद कर्मचारी यहाँ आया था रेबीज का इंजेक्शन लगाने, उससे भी पैसे की डिमांड की गई है, ये तो सीधे तौर पे आपके पास शिकायत है। लेकिन इस शिकायत का वो खंडन कर रहे हैं कि ऐसी किसी भी प्रकार की लापरवाही हमारे अस्पताल के किसी भी कर्मचारी के द्वारा नहीं की गई है और चूंकि शिकायतकर्ता अभी साथ में नहीं आया था तो हम भी बहुत उसका एक डिटेल में सारी बातें नहीं कर पाए। लेकिन मैं इसका पूरे तह तक जाऊंगी और अपने कर्मचारी से इस विषय पर पूरी डिटेल में बात करूंगी। अगर किसी भी प्रकार की इसमें लापरवाही बरती गई है और उसकी बातें अगर सही हैं तो मैं फिर इस बात को आगे तक ले जाऊंगी। आपको उम्मीद है कि ये घटनाएं रुक जाएंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि किसी भी संस्था का जो प्रमुख होता है अगर उसकी कमांडिंग अच्छी है और वो अपने वार्ड में पैसे लिए जाने के मामले में इससे पहले भी आपने कहा था कि हमने निगरानी समिति गठित की है, फिर भी ये ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं तो नहीं, देखो अभी तक जो है ना मेरे यहाँ रोज जो है फीडबैक फॉर्म भराए जा रहे हैं और मेरे पास तक अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। अगर जरा भी एक भी शिकायत आती है तो मैं तुरंत स्पष्टीकरण और शो कॉज नोटिस डॉक्टरों को दे रहा हूँ। मैंने एक डॉक्टर को सजा के तौर पे 3 महीने तक पूरी इमरजेंसी ड्यूटी से वंचित करके रखा हुआ था। तो कार्यवाही निरंतर जारी है और इनका जितना भी लेखा जोखा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। अब ये चूंकि आचार संहिता खत्म हो गई है और इसके बाद में ये सारी चीज़ें प्रशासन को उच्च स्तर पे आयुक्त महोदय को मैं सारी जानकारी के साथ में भेज दूंगा। सर, नगर पालिका अध्यक्ष जी भी आई थी, उनका कहना था कि उनका एक कर्मचारी को रेबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए पैसे मांगे गए। नहीं, देखो रेबीज के इंजेक्शन के लिए तो मैं बिल्कुल मान नहीं सकता कि रेबीज का इंजेक्शन मेरे यहाँ सर्जिकल वार्ड में लगाया जाता है और पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और आज तक किसी भी रेबीज वाले को एक भी पैसा कभी किसी ने नहीं लिया है। हो सकता है कोई बाहर का कर्मचारी या घूमता फिरता व्यक्ति हो जिसने ये बदमाशी की हो, मगर ऐसा संभव नहीं है। सर, कल जिला अस्पताल में काफ़ी टाइम तक लाइट गोल थी, क्या कारण था लाइट गोल होने? देखो लाइट गोल होने का कारण तो आप एमपीईबी से पता कर सकते हैं। बाकी मेरे सारे जनरेटर जो ऑटो पे थे वो चालू हो चुके थे, जो नहीं थे उनको जो इमरजेंसी रहती है तो हम लोग ऑटो में चालू कर देते हैं और बाकी सब यथावत पूर्ण काम बराबर चलता रहा। ट्रामा सेंटर में भी जनरेटर पूरे टाइम चालू रहा और एमपीईबी को थोड़ा सा फॉल्ट ढूंढने में समय लगा था तो शाम तक थोड़ा सा दिक्कत रही लाइट की। नगर पालिका के पदाधिकारी शिकायत ये भी कर रहे थे कि ब्लड के लिए भी पैसे लिए गए। ब्लड का जो बहुत पुरानी बात हो गई, ब्लड के लिए तो आजकल जो है मेरे पास जब से आने लगे मैंने आज तक किसी को ब्लड के लिए एक ब्लड के लिए भी मना नहीं किया और ब्लड बैंक के वहाँ भी हमने नोटिस टांग के रखा है कि अगर कोई व्यक्ति ब्लड के लिए पैसे मांगते हैं तो वो तुरंत मुझे सूचित करें। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुण्यतिथि के अवसर पर बौद्ध अनुयायियों के द्वारा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। नगर के अंबेडकर चौक में बौद्ध अनुयायियों के द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर उनके कार्य को याद किया गया। आपको बताएं कि संविधान के जनक डॉक्टर वी.आर. आम्बेडकर की 6 दिसंबर 1956 को देहावसान हुआ था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी सबसे बड़े समाज सुधारक और विद्वान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने और गरीब, दलित, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अर्पित किया। इसलिए आज उन दिन को, उनकी पुण्यतिथि को देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
विधानसभा चुनाव 2023 अब संपन्न हो चुका है। बालाघाट विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक अनुभा मुंजारे ने 29,195 मतों से अपनी जीत भी दर्ज कर ली। किंतु वहीं बात करें इस जीत में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से अनुभा मुंजारे को अच्छा खासा समर्थन भी मिला व कुछ कार्यकर्ता व अनुभा मुंजारे के साथ रहने वाले कांग्रेस पदाधिकारी ऐसे भी है जो कांग्रेस पार्टी के बड़े पदों पर आसीन है। वह हर समय नवनिर्वाचित विधायक के आसपास नजर आएंगे, किंतु इन्होंने अपने स्वयं के बूथ तक वे जीत नहीं पाए, जबकि इस छोटे कार्यकर्ता व पदाधिकारी के द्वारा पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने अपने बूथ को जीतने का काम किया गया। जबकि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी यह कहती थी कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सबसे पहले अपना बूथ जीतेगा, क्योंकि बूथ जीते तो चुनाव जीते। लेकिन भले ही आज कांग्रेस ने बालाघाट विधानसभा में जीत दर्ज कर ली, लेकिन उनके पदाधिकारी ही अपने बूथ हार गए। आपको बता दें कि 3 दिसंबर के परिणाम के बाद अब जिले की 6 विधानसभाओं में नवनिर्वाचित विधायक बन चुके हैं। वह सभी क्षेत्रीय व निर्दलीय पार्टी अपने अपने चुनाव में हार जीत का आकलन करने में लगी है। वहीं इस प्रकार बालाघाट विधानसभा में कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस से अनुभा मुंजारे के द्वारा 29,195 मतों से अपनी जीत दर्ज की और 7 बार के विधायक और मंत्री रहे गौरीशंकर बिसेन को उन्होंने परास्त किया। किंतु वहीं बात यदि करें कांग्रेस के उन बड़े पदाधिकारी व उन खास चेहरों की जो हर समय अनुभा मुंजारे के साथ होते हैं और कांग्रेस में चुनाव से पहले ही कहा जा रहा था कि अपना बूथ जीते तो चुनाव जीते, किंतु देखने में यह मिल रहा है कि ऐसे बहुत से प्रदेश के पदाधिकारी जिन्होंने अपने ही बूथ नहीं जीत पाए। भले ही अभी पार्टी पदाधिकारी की एक बैठक बहुत ही जल्दी आलाकमान अपने स्तर पर लेने वाली है कि किन कारणों से प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई और किन किन विधानसभाओं में हार के क्या कारण है और कौन कौन से बड़े पदाधिकारी के द्वारा अपने बूथ हार गए हैं। इन सभी की लिस्ट भी बहुत जल्द बनने वाली है और आलाकमान अपने स्तर पर क्या कार्रवाई करती है यह पार्टी का विषय है। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार भी अपना बूथ नहीं जीत पाए हैं। वहाँ बूथ क्रमांक 204 और 205 जिसमें से 2 बूथ आते हैं, उसमें कांग्रेस को 209 तो भाजपा को 347 मत मिले। दूसरे बूथ में कांग्रेस को 183 और भाजपा को 185 मत मिले। इसी तरह अनुराग चतुर्मोता अंजू जायसवाल के बूथ क्रमांक 226 में कांग्रेस को 273 और भाजपा को 547 मत मिले। तो वहीं जीतू बर्वे के वार्ड में 2 बूथ है, तो बूथ क्रमांक 223 में कांग्रेस को 137 और भाजपा को 239। तो दूसरे बूथ में बूथ क्रमांक 224 में कांग्रेस को 173 और भाजपा को 230 मत मिले। इसी तरह रिकाब मिश्रा के बूथ क्रमांक 191 में कांग्रेस को 161 और भाजपा को 167 मत। तो वहीं नितिन भोज के बूथ क्रमांक 211 में कांग्रेस को 188 और भाजपा को 210 मत मिले। कैलाश साहू के बूथ क्रमांक 212 में कांग्रेस को 196 और भाजपा को 237। इसी तरह कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी के बूथ क्रमांक 234 में कांग्रेस को 141 और भाजपा को 246 मत मिले। कांग्रेसी नेत्री प्रदेश पदाधिकारी पुष्पा बिसेन के बूथ क्रमांक 198 में कांग्रेस को 290 और भाजपा को 395। सुशील पालीवार के बूथ क्रमांक 190 में कांग्रेस को 243 और भाजपा को 317। नीटू कौशल के बूथ क्रमांक 188 में कांग्रेस को 243 और भाजपा को 377 मत मिले हैं। भाजपा के भी कुछ ऐसे बड़े पदाधिकारी हैं जिन्होंने भी अपने वार्ड के बूथ नहीं बचा पाए, जिसमें सबसे पहले नगरपालिका अध्यक्ष जो कि जिस स्थान से उन्होंने चुनाव लड़ा था वहाँ तो उन्होंने बूथ जीत लिया, किंतु जहाँ वह पहले से निवास कर रही है भटेरा वार्ड नंबर 10 में भी वह अपने वार्ड का बूथ नहीं जीतवा पाए, जहाँ पर कांग्रेस को भाजपा की अपेक्षा अधिक वोट मिले हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 32 जो कि राज हरिनखेड़े का वार्ड है वहाँ भी अपना बूथ नहीं जीत पाए, जबकि उसी वार्ड के पार्षद हैं। ऐसे शहर के बहुत सारे राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हैं जिन्होंने अपने बूथ भी नहीं जीत पाए। आपको यह भी बता दें कि नगर पालिका में आसीन कांग्रेस के 11 पार्षदों में से 10 पार्षदों ने अपने अपने बूथ जीते हैं। तो वहीं एक वार्ड क्रमांक 27 के पार्षद आशुतोष डहरवाल ने भी अपने बूथ नहीं जीत पाए और वहां पर भी कांग्रेस से उस बूथ पर बीजेपी आगे ही रही। वहीं कुछ जमीनी कार्यकर्ता और कांग्रेसी
के ऐसे भी पदाधिकारी हैं जो कि सिर्फ जमीनी स्तर पर काम करते हैं। उन्होंने अपने बूथ को जिताकर कांग्रेस की जीत में अपनी सहभागिता भी निभाई, जिसमें झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के मकसूद खान ने अपने बूथ को जिताया है। तो वहीं सौरभ लोधी जो कि वार्ड नंबर 11 से आते हैं, जिन्होंने वार्ड में पहले से भाजपा काबिज रही है और नगर पालिका चुनाव के बाद से ही सौरभ लोधी के द्वारा वार्ड नंबर 11 को भाजपा मुक्त कर कांग्रेस पार्षद बिठाया और उनके वार्ड में 3 बूथ आते हैं, जिन पर उन्होंने ऐतिहासिक जीत अपने बूथों पर वार्ड पार्षद के साथ दिलवाए। तो वहीं प्रदेश संगठन मंत्री शफकत खान, कुंवर सिंह लक्खा, रूपाली गुप्ता, श्याम पंजवानी, प्रवीण मदनकर, रामभाव पंजेश्वर, प्रन्नाथ शर्मा, छविलाल नागेश्वर, साबिर मंसूरी सहित ऐसे बहुत से जमीनी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने बूथ पर कांग्रेस को जिताया है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे नगरपालिका प्रबंधन की स्थिति दयनीय होती जा रही। हालात कुछ इस कदर हो गए कि अब स्वच्छता अभियान में लगे कचरा वाहनों के खराब होने पर उन्हें सुधारने की जहमत तक नगरपालिका के द्वारा नहीं उठाई जा रही है। जहां खराब कचरा वाहनों को सुधारने की जगह बाहर की नगरपालिकाओं से कचरा वाहन मंगवाकर शहर का कचरा बटोरा जा रहा है। जहां नगरपालिका के विभिन्न वार्डों में कटंगी, बारासूनी और मलाजखंड के कचरा वाहन मंगवाकर नगरपालिका का डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने का काम करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या नगरपालिका के पास पर्याप्त कचरा वाहन नहीं है जो बाहर की नगरपालिकाओं में से कचरा वाहन लाकर शहर के वार्डों का कचरा उठाया जा रहा है? क्योंकि यह नज़ारा इन दिनों नगर के विभिन्न वार्डों में देखने को मिल रहा है, जहां बाहर की नगरपालिकाओं की कचरा गाड़ियों से डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने का काम हो रहा है, जिसको लेकर नगरपालिका प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नगरपालिका के 33 वार्डों से कचरा एकत्रित करने के लिए नगरपालिका के पास 31 कचरा वाहन है। मतलब साफ है कि 2 वाहनों के पहले से ही कमी बनी हुई है। 31 वाहनों से करीब 6 वाहन खराब बताए जा रहे हैं। यदि 31 वाहनों में से 6 खराब वाहनों को हटा दिया जाए तो नगरपालिका के पास 32 वार्डों की सफाई के लिए महज 25 वाहन ही बचते हैं। इन 25 वाहनों के भरोसे पूरे शहर की जिम्मेदारी है। शायद यही वजह कि नगर के कुछ वार्डों में रोजाना कचरा वाहन नहीं पहुँच पा रहे हैं। वहीं उन वार्डों में अल्टरनेट कचरा गाड़ी पहुंचने के लिए ही बाहर की नगरपालिकाओं से कचरा वाहन मंगवाए गए। वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बालाघाट नगरपालिका ने खराब हुए 6 कचरा वाहनों को अब तक दुरुस्त नहीं किया। वहीं बचे हुए 25 कचरा वाहनों के भरोसे नगर के 33 वार्डों की साफ सफाई की जा रही है। इसलिए चुनाव के पूर्व बाहर की नगरपालिकाओं से कचरा वाहन मंगाए गए हैं। बालाघाट नगर पालिका ने नगर की साफ सफाई व्यवस्था के लिए मलाजखंड से 2, कटंगी से 2, तो वहीं नगरपालिका वारासूनी से करीब 4 कचरा वाहन मंगाए गए हैं, जिसमें 1 ट्रक, 1 ट्रैक्टर व 1 विद्युत वाहन का भी समावेश है। जब इस पूरे मामले को लेकर की गई दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत श्रीवास्तव ने बताया कि नगरपालिका बालाघाट में कचरा संग्रहण के लिए पर्याप्त गाड़ियां हैं। निर्वाचन की व्यवस्था बनाने के लिए आसपास की नगरपालिका से वाहन मंगवाए गए थे। पॉलिटेक्निक, स्ट्रांग रूम की सफाई, कचरे का उठाव व परिवहन व्यवस्था सहित विद्युत व्यवस्था आदि कार्यों के लिए वारासूनी, कटंगी और मलाजखंड से कचरा वाहन, ट्रैक्टर व ट्रक और विद्युत गाड़ी मंगवाई गई थी। कुछ वाहनों को वापस भी कर दिया गया है, जबकि कुछ वाहन अभी भी नगरपालिका के पास है। नगरपालिका बालाघाट में 5 से 6 कचरा वाहन खराब है, जिसे बनवाया जा रहा है। संभवतः 2-3 दिनों में कचरा वाहन बनकर आ जाएंगे तो बाहर नगरपालिकाओं से लाए गए वाहनों को वापस कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत मंगेझिरी को सीधे जोड़ने वाला कोस्ते मार्ग 5 व 6 दिसंबर की बारिश में पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो गया, जबकि मार्ग के निर्माण को लेकर प्रशासन के द्वारा यहां आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही किसी न किसी तरीके से कोस्ते को लेकर मंगेझिरी, सालेटोला, भांडी, पिपरिया मार्ग का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। मगर 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से यह मार्ग अभी तक ज्यों का त्यों ही पड़ा हुआ है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें प्रशासन ने मार्ग निर्माण के लिए कोरा आश्वासन ही दिया, जबकि उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। मगर प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे मतदान करें, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। इसी बात को लेकर उन लोगों ने 100% मतदान भी किया, मगर न तो उनके रोड पर किसी प्रकार का नापजोख हुआ और न ही कोई कार्य शुरू हुआ है, जिसकी वजह से पानी गिरने से वे लोग फिर कीचड़ युक्त मार्ग से गुजर कर अपना सफर तय करने के लिए मजबूर है। कहाँ तक जाना पड़ता है? कहाँ के रहने वाले हो? मैं सालेटोला की। और कहाँ तक जाना पड़ता है टीलीबाई के लिए? कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। क्या तकलीफ हो रही है बेटा अभी तुमको वर्तमान में? हम बहुत दिनों से 2-3 दिन के पानी गिरने से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम 4-5 बार हमारी साइकिल स्लिप हो रही है और हमें बहुत चोटें लग रही है और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं हम। ड्रेस भी गंदी हो जाती है? जी, ड्रेस भी गंदी हो जाती है।
चोट भी आई है कहीं कहीं? जी बहुत जगह चोट आई है। तो ये रोड कोस्ते से कहाँ जोड़ता है? साले टोले से मंगेजरी कीरा भांडी पिपलिया तक, उधर कालाघोटे तक, यानी बालाघाट भी निकल जाता बालाघाट है? भी निकल जाता है रोड। बहुत ही तकलीफ है इस रोड से जाने में, बहुत ही मतलब गड्ढे हैं 2-4 अभी बार। जो पानी गिरा इससे क्या तकलीफ हो रही है? इससे तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, कुछ जा नहीं पा रहा। इतने गड्ढे हैं और इतना कीचड़ हो गया है कि पूछो ही मत, बिल्कुल पैदल भी जाने वाला मुश्किल से जा आप रहा लोग है। ने आंदोलन भी किए थे इसके लिए? हाँ, आंदोलन तो उठाए थे, इसलिए कोई हमारे बात पे कोई मतलब ध्यान आप नहीं लोगों दिए। ने वोट ना देने का वादा किया था? हाँ, वोट ना फिर देने भी का आपको वादा- प्रशासन ने समझा कि वोट दीजिए करके? वोट दीजिए ऐसे तो बोल तो दिए, और आज भी अभी कोई ध्यान शासन का नहीं है मतलब इस रोड के ऊपर। क्या चाहती? अब क्या हम तो वही चाह रहे हैं कि हमको रोड बना के दे, हमको जाने आने में कुछ तकलीफ ना हो, सुविधा मिले, वही क्या चाहते क्या हैं। पड़ता है आप लोग का इस गाँव में? इस गाँव में हमारी खेती पड़ रही है, उधर में बहुत सारी खेती है जी, थोड़ी सी नहीं है खेती है, और बहुत सारे रिश्तेदार भी है, गाँव भी है, खेती जाना में भी नहीं जा पाती? खेती में भी बहुत मुश्किल से जाते हैं स्कूल के बच्चे। अजी सर क्या बताएं, हम तो रोज़ आना जाना करते हैं, यहाँ से बहुत दिक्कत होती है। हमारी गाड़ी पूरे पुर्जे हिल जाती है, यहाँ से आना जाना करो, हफ्ते में सर्विसिंग कराना पड़ता है गाड़ी की। क्या करें, इतने गड्ढे। अभी 2 दिन से जो पानी गिरा इससे क्या हाल हुई? पूरा कीचड़ मच गया है सर रोड में, पूरे गड्ढे भर गए। कुछ देर चलते रहो गाड़ी में, कुछ देर पैदल चलो, बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे स्कूल के बच्चे हो गए जाने वाले, तो वो जा नहीं पाते, पानी आता है इसकी वजह से। क्या घर में ही रह जाते हैं, पानी आ गया, जैसे चिखल हो गया रोड में, तो क्या उनकी साइकिल नहीं चल पाती, इसकी वजह से वो घर पे ही रह जाते हैं। अच्छा, आप जैसे अभी रोड तक का कुछ नापजोक भी नहीं हुआ है? नापजोक नहीं, बहुत पहले हुआ था सर, अभी तो नहीं हुआ है। प्रशासन ने जब से आपको उम्मीद बांधी थी तब से नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब क्या चाहेंगे सर, अभी तो आंदोलन किए थे, तो हमको आए वो क्या कहते सीओ आए थे, उनने बोले कि तुम इस चुनाव दे, ये वोट दे दो, उसके बाद में देखते ही हो जाएगा। पर पता नहीं, अब चुनाव तो हो गया, अब होता है या नहीं होता पता नहीं। इसके कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत समनापुर रोड ग्राम कुमारी में मोटरसाइकिल ने एक वृद्ध को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गई। इस दुर्घटना में वृद्ध राजू पिता चौकलाल विसेन 60 वर्ष ग्राम गर्रा रेलवे स्टेशन रोड थाना वाराणसी निवासी और मोटरसाइकिल में सवार दुर्गेश पिता रमेश दुबे 23 वर्ष वार्ड नंबर 32 बालाघाट निवासी घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजू बिशेन गांव घूमकर मांगने का काम करता है। 6 दिसंबर को 11 बजे करीब राजू बिशेन अपने बेटे शक्ति बिशेन के साथ कुमारी पहुंचे थे। उस समय दुर्गेश दुबे जो शराब के नशे में था और मोटरसाइकिल से धापेवाड़ा की ओर से बालाघाट की ओर आ रहा था। तभी कुमारी में दुर्गेश दुबे के द्वारा तेज रफ्तार पूर्वक लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चलाकर राजू बिशेन को ठोस मार दी गई। राजू बिशेन को ठोस कर मारने के बाद मोटरसाइकिल भी अनियंत्रित हो गई और दुर्गेश दुबे मोटरसाइकिल सहित गिर गया। इस दुर्घटना में राजू बिशेन और दुर्गेश दुबे दोनों ही घायल हो गए। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। लालबरा नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर 6 दिसंबर को जिला बौद्ध संघ तहसील शाखा लालबरा के तत्वाधान में 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम उपस्थित जनों के द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात माल्यार्पण कर सामूहिक रूप से त्रिशरण पंचशील का वाचन किया गया, जिसके बाद 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए समाज के विकास हेतु कार्य करने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि संविधान निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन सन 1956 में हुआ था, जिसके पश्चात उनके अधूरे कार्य को पूर्ण करने का संकल्प लेते हुए बौद्ध समाज के द्वारा प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। देश को समता बंधुत्व और भाईचारा मिला और उन्हीं की वजह से डॉक्टर ऐसे महापुरुष भारतवर्ष में
इसी तरह वाराणसी नगर में स्थित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चौक पर महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में 6 दिसंबर को शाम 6 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मरण किया गया, जिसमें सभी डॉक्टर अम्बेडकर व तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा इस वर्ष मौसम की खराबी के कारण कैंडल मार्च नगर में नहीं निकाला गया, तो वहीं सभी अपने साधनों से सीधे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चौक पर एकत्रित हुए, जहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके समक्ष मोमबत्ती जलाकर त्रिशरण पंचशील का सामूहिक पाठ पढ़ा गया। वहीं बाबा साहेब अमर रहे जैसे विभिन्न प्रकार के नारे लगाकर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पिछले दिनों से मौसम में आए बदलाव ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जहां आसमान में बादल छाए रहने के चलते आ चुकी धान की फसल और आने वाली दलहनी और सब्जियों की फसल को लेकर किसानों की चिंता अब सताने लगी है। मौसम में बदलाव के साथ ही जिले के करीब 9 दिन पूर्व हुई बारिश ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया था, तो वहीं अब मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते बुधवार की सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश का क्रम जारी है, जिससे किसानों के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही। मौसम के जानकारों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से 3-4 दिन के अंतराल में बारिश का आसार बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि पहले मौसम आए बदलाव के बाद बेमौसम बारिश से भीगी धान के पुंजने को किसानों के द्वारा जैसे तैसे सूखा लिया गया, लेकिन अब वे गहाई के काम में जुट चुके थे, लेकिन फिर मौसम उनके अरमानों पर पानी फेर रहा है। और इसी बीच मंगलवार की देर रात के बाद जिले भर में बूंदाबांदी शुरू हुई, जहां बुधवार की सुबह से ही जिले भर में हल्की बारिश देखने को मिली। उधर मौसम में आए इसी बदलाव के बीच मौसम विभाग ने नगर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। तो वहीं मौसम विभाग गुरुवार को भी मौसम के कुछ इसी तरह बने रहने, बुधवार की तुलना में गुरुवार को अधिक बारिश होने, शुष्क हवाओं के साथ मौसम के ढके रहने और अंतराल में बारिश की संभावना भी जताई है। मतलब साफ है कि यदि मौसम ऐसा ही बना रहा तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बदलते मौसम से दलहनी फसल को नुकसान होने की बात कही जा रही है। किसानों के अनुसार पिछले 10 दिनों से मौसम के ढके होने और बीच बीच में बारिश होने के चलते चना, अरहर, अलसी, सरसों सहित अन्य दलहनी फसलें काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है। इसके अलावा सारी सब्जियों सहित प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि आगे भी बेमौसम बारिश होती है तो चना, तुवल, हरी सब्जियों की फसल में इल्लियाँ लगने की आशंका बढ़ेगी। इस मौसम में दलहनी फसल को नुकसान होना बताया जा रहा है। मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते पूरा जिला शीतलहर की चपेट में है, जिससे पिछले 2 दिनों से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में चल रही शीत हवाएं सीतम ढा रही है, जिसका सबसे ज़्यादा असर वनांचलों में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिले के बैया, रुकवा, मरजखंड, बिरसा क्षेत्र में शनिवार से अचानक ठंड ने जोर पकड़ लिया है। इसके अलावा बालाघाट, वाराणसी, खैलांजी, लामता, परसवाड़ा के क्षेत्रों में मंगलवार से ही कड़ाके की ठंड देखी जा रही है। वहीं बुधवार की अल सुबह मौसम में अचानक बदलाव देखा गया, जहां जिले भर में हल्की बूंदाबांदी, वर्षा और शीतलहर से पूरे जिले को ठिठुरन बढ़ा दी है। वाराणसी थाना के अंतर्गत ग्राम साउंगी से कटंजरी मार्ग पर स्थित खपरेल टोला मेन रोड पर 6 दिसंबर को पिकअप वाहन व मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 60 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें बताया जा रहा है कि मृतक शिवचरण राउत अपने कार्यों के लिए वाराणसी आए थे और जो वापस अपने ग्राम कटंजरी जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक शिवचरण पिता अंतराम राउत 66 वर्ष, वार्ड नंबर 18 कटंजरी निवासी 6 दिसंबर को अपने किसी आवश्यक कार्य से वाराणसी आए हुए थे। जो कार्य समाप्त होने के बाद वापस अपने ग्राम कटंजरी जा रहे थे, तभी ग्राम साउंगी से कटंजरी मार्ग पर स्थित खपरेल टोला में रोड पर दूध ले जाने वाली पिकअप वाहन से जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे शिवचरण पिता अनंतराम राउत की मौके पर ही मौत हो गई।